हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक कि सब बढ़िया होंगे और वेलकम टू कैमवेदा। और आज हम स्टेट ऑफ मैटर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए चैप्टर। आई होप कि हो जाएगा कंप्लीट आज। और कल आपको सरफेस टेंशन टॉपिक मैंने करवाया था और आई होप कि आपको जो टॉपिक है वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। डाउट्स वगैरह होंगे तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछेंगे आई थिंक। तो आज हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को नियरली खत्म कर देंगे। इसमें एक तो जो हमारा टॉपिक रहता है विस्कोसिटी का, वो हम करेंगे विस्कोसिटी। उसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चे बुक को क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, लाइक अवस्थी, जो पी बागल की जो बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, अवस्थी की जो बुक आती है, उसमें जो क्वेश्चंस आपके हैं उन क्वेश्चंस को भी आप सोल्व कर पाओ। उसके कुछ टॉपिक्स हैं अलग से जेईई और नीट के लिए, तो मैं वो टॉपिक भी करवाऊंगा जिससे आपके वो क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत सोल्व हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम चैप्टर को खत्म कर देंगे, रैप अप कर देंगे और फिर नए चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा होता है हमारे पास और टॉपिक हमें बहुत करने होते हैं। तो आज हम फटाफट काम को निपटाएंगे और उसके बाद फिर नए चैप्टर पे कल से आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी को समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं। एक मान लीजिए कि पानी और शहद है, दोनों लिक्विड हैं, ठीक है ना। लेकिन शहद अगर हम देखें तो शहद पानी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है ना। तो जब उसको दोनों को आप फर्श पे डालोगे तो पानी जो है वो जल्दी फ्लो करेगा एज कंपेयर टू शहद के, करेगा ना। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि पानी के फ्लो करने की एबिलिटी शहद से ज्यादा है, या इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि शहद की फ्लो करने की कैपेसिटी जो है, एबिलिटी जो है, वो पानी से कम है। तो कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, इंटरनल फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स शहद को बहने से रोक रहा है, या उस फोर्स की वैल्यू पानी में थोड़ी सी कम है जो उसको बहने से नहीं रोक रहा है ना। वो जो उसका इंटरनल फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड को परेशानी आती है फ्लो करने में, उसको रोका जाता है फ्लो करने से, उस फोर्स को और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो आई होप कि आपको विस्कोसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या बोल सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल फोर्स, ठीक है, ड्यू टू विच ए लिक्विड कैन नॉट फ्लो, जिसकी वजह से लिक्विड जो है अच्छे से फ्लो नहीं कर सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम विस्कोसिटी कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में आई तो इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या होती है हमारी कि द इंटरनल resistance possessed to flow of a liquid is called its viscosity। ठीक है, यहां पे बात समझ आ गई। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अब इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ये कोई फिक्स्ड सरफेस है, जैसे फर्श हो गया हमारा, या कोई टेबल हो गया, या कोई भी सरफेस है जो फिक्स है, जो मूव नहीं कर रहा है, तो ये फिक्स सरफेस है, इससे लिक्विड फ्लो कर रहा है। होता ये है कि जो लिक्विड की लेयर, हम मान के लिक्विड्स में लेयर्स हैं, लेयर के ऊपर एक लेयर है, तो जो लेयर बिल्कुल फर्श के कांटेक्ट में होती है, ये वाली लेयर मान लीजिए, ये वाली लेयर की स्पीड सबसे कम होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो स्पीड आपकी है वो स्पीड बढ़ती जाती है। इस तरीके से स्पीड आपकी बढ़ रही है। यहाँ पर बिल्कुल जो ऊपर वाली लेयर होगी उसकी लेयर बिल्कुल मैक्सिमम होगी। अगर आपने कभी देखा हो फर्श पे, तो जब पानी जा रहा है पानी के ऊपर, तो फर्श गीला होता है, क्योंकि कुछ पानी पीछे रह जाता है। सारा पानी तो पूरा फ्लो नहीं कर पाता ना, कुछ पानी तो ऐसा है जो पीछे रह जाता है, उसको फिर हमें पोंछे के साथ या वाइपर के साथ उसको हटाना पड़ता है वहां से। क्यों? क्योंकि वो जो लेयर थी वो लेयर पानी की फर्श के साथ कांटेक्ट में थी और उसकी स्पीड जो थी फ्लो करने की वो सबसे कम थी। लेयर्स के बीच में क्या होता है? लेयर जैसे दो लेयर्स हैं, इन दो लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। कोई भी चीज मूव करती है किस वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। यानी यहाँ पर अगर ये मान लो कि ये हमारा फिक्स सरफेस है, अगर ये हमारा फिक्स सरफेस है और इसके ऊपर ये लेयर मूव कर रही है इस तरीके से, तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सबसे ज्यादा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होने की वजह से ये अच्छे से मूव नहीं कर पा रही है।
लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक लेयर और लेते हैं लिक्विड की, तो वो दो क्योंकि सेम नेचर की हैं दोनों लेयर, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो क्योंकि सेम नेचर की है तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से ये इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से मूव कर पाती है। फिर तीसरे वाली लेयर वो और अच्छे से मूव कर पाती है। तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है दो लेयर्स के बीच में, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ही हम क्या बोल सकते हैं, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ही हम विस्कोसिटी बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन बनती है विस्कोसिटी की, वो हमारे पास यही बनती है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which offered by one layer of liquid to the another layer of a liquid, ठीक है। उसको भी क्या कहेंगे हम, उसको भी हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी क्या कहेंगे, हम एक तरह की विस्कोसिटी ही कहेंगे, ठीक है, किसी भी लिक्विड में। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये पहली लेयर है इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमारे पास मान लीजिए इसके पास दूसरी लेयर हो गई इस तरीके से, या ये इसके ऊपर दूसरी लेयर हो गई, ठीक है। फिर इसके ऊपर तीसरी लेयर हो गई। तो लेयर के ऊपर लेयर होने की वजह से क्या होता है, जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही लिक्विड जो है वो स्पीड अपनी कम या ज्यादा करता है, और उसी को नाम दिया गया है उसकी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का मतलब समझ में आ गया हो कि अलग अलग लिक्विड का नेचर होता है, फ्लो करने का अलग अलग, वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ पार्टिकल्स के बीच में, उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा एक तरीके से, तो मूव करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, विस्कोसिटी ज्यादा होगी। और जितना फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा तो उतना ही आसानी से वो मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको विस्कोसिटी की डेफिनेशन समझ में अच्छे से आ गई होगी। ओके, क्लियर, साफ करें इसको। चलिए, देखिए अगर दो लेयर बिल्कुल पास पास होंगी, अगर दो लेयर बिल्कुल पास पास होंगी तो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात। जितना कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जितना कांटेक्ट में कम रहेंगे उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि, और एक दूसरी बात देखिए, आप एक विस्कोसिटी हम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि जितना एरिया ज्यादा होता है उतना फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना अच्छे से हम चल पाते हैं। ऊंट के पैर देखिए, ऊंट के पैर कितने चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं ना, तो इसलिए वो रेत पे अच्छे चल पाते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत अच्छे से बनता है। हमारे पैर के हम गीले, जब गीला होते हैं तो या तो हम घटा लेते हैं, पैरों को बढ़ा लेते हैं अच्छे से। तो वही बात आपसे कह रहे हैं कि जितना एरिया बढ़ जाएगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जितना एरिया कम होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, उतनी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है। तो मान लीजिए दो लेयर हमारे पास है, मैं दो लेयर को सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं कि मेरे पास ये दो लेयर है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास दूसरी लेयर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है। मैं आपको पता है ये फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है, ये फिक्स के कांटेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी v मान ली, और इससे ऊपर वाले के हमने v प्लस dv मान ली, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे दूसरा वो ज्यादा होगी, तो जितनी ज्यादा होगी वो कितनी आ गई, dv आ गई, ये चेंज आ गया, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि भाई अगर ये आपका x डिस्टेंस पर है तो ये सेकंड लेयर सेकंड डिस्टेंस पे हो जाएगी x प्लस dx डिस्टेंस पे हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, गैप कितने का आ गया, dx गैप आ गया। गैप जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, गैप जितना कम होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और गैप जितना कम है उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। इट मींस विस्कोसिटी क्या है उसकी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लेते हैं कि लेयर्स का जो एरिया है वो a मान लेते हैं, भाई a इसका एरिया है। एरिया पे डिपेंड करता है, लेयर जितनी बड़ी होगी, चौड़ी होगी, लंबी और चौड़ी होगी, उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जितनी कम होगी उतना कम होगा। तो अगर हम इन सभी चीजों को देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है लेयर्स के बीच का। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ द लेयर की, लेयर कितनी चौड़ी है ना। उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी में चेंज कितना है। जितनी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा है उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
और तीसरा हमारा जो F डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है, वो dx के डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस पे। तो यहां से अगर हम तीनों को कंबाइन करते हैं, तीनों को कंबाइन करने से क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा आता है a dv डिवाइड बाय dx, ठीक है। तीनों को मैंने कंबाइन किया तो हमारे पास ये मिलता है। अब यहां से अगर मैं इस प्रोपोर्शन को हटाता हूं तो F जो हमारे पास बनता है वो बनता है ये a, कोई कांस्टेंट आएगा ना, dv बाय dx, इसको ईटा बोलते हैं। तो जो ये ईटा बना है आपके पास, इस ईटा का नाम क्या होता है, इस ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जितनी कोफिशिएंट ऑफ किसी लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा, अलग-अलग लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग-अलग होता है। इट मींस कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। तो अलग-अलग नेचर का, अलग-अलग लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो अलग-अलग होता है। टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है, वो बात की है। तो टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। तो अगर अलग-अलग लिक्विड है तो अलग-अलग लिक्विड का ईटा क्या होगा, वो अलग-अलग होगा, ठीक है। तो उससे अलग-अलग लिक्विड का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अलग-अलग होगा, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग-अलग होगा तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, उसकी अलग-अलग होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ईटा। अगर आप ध्यान से देखें, ईटा क्या है, ईटा एक तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है, ईटा एक तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। कब, अगर एरिया कितना हो जाए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो, ठीक है, और वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाए, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो हम सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाए, सेंटीमीटर की हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि उस केस में हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन एरिया ऑफ द लेयर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मूव विद a velocity of 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच में, लेयर के बीच में गैप कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का। तो उस केस में हमारे पास ये ईटा आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की आप यूनिट निकाल सकते हो ना, क्या आएगी, क्या आ जाएगा, F इंटू में dx एंड डिवाइड बाय A इंटू में dv। तो यहां से आप ईटा की यूनिट जो है वो निकाल सकते हो। और ईटा की यूनिट्स क्या आनी चाहिए आपकी, यहाँ से ईटा की यूनिट आपकी आएंगे, अगर हम सारे इनपुट करें, डायंस फोर्स के ले रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड, तो ये आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट बन गई। और ये हमारी जो इक्वल होती है, ये हमारी इक्वल होती है 1 पोज के, इसको 1 पोज बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी इक्वल होती है 1 पोज के। तो 1 पोज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और भी निकाल सकते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू dx डिवाइड बाय a इनटू dv। तो वहां से आप मास को इनपुट करते हो ग्राम में, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन दोबारा से भी वही चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, तो वो पुट कर लीजिए, वेलोसिटी यूनिट टाइम की यूनिट। तो वो सब पुट करने के बाद भी क्या कर सकते हो आप, वो सब पुट करने के बाद भी आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो, जो क्या बनेगी आपकी, जो बनेगी आपकी ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये भी आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट बन सकती है। तो ये अलग-अलग यूनिट्स मैं आपको बता रहा हूं कैसे आएंगे, और ये आई थिंक आपको आ जानी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई। ये भी किसके लिए, ये भी आपकी 1 पोज की इक्वल ही होगी भाई, ठीक है। 1 पोज ये भी हो सकता है, अगर इसके हिसाब से ले रहे हैं, डायंस में ले रहे हैं, अगर डायंस खोल लेते हैं तो ये भी हमारी 1 पोज की इक्वल ही बनेगी, ठीक है। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टॉपिक हो गया। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कुछ फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि विस्कोसिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास है, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास नॉर्मल सी बात है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, तो जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा, फोर्स है ना, तो जितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। इट मींस कि ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेजिस्टेंस के, ठीक है। और रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होती है उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो एक पॉइंट हम ये समझ में आ गया, अलग-अलग टाइप के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात ये वाली। दूसरा डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। ये पहले मोलिकुलर मास पे, मोलिकुलर मास पे जितना ज्यादा मास होगा भाई,
जितना ज्यादा मास होगा उतनी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि हैवी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मास देखिए मैंने दिखाया था आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन था, तो मास जितना ज्यादा उतनी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और जितनी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। तो मोलिकुलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी। तो किसी मॉलिक्यूल का जितना मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड फैक्टर क्या है आपका? थर्ड फैक्टर आपका है टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर में क्या होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ग्रेटर द टेम्परेचर उतनी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज इन द विस्कोसिटी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाते हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो रहे हैं तो उस वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी, आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स और स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उससे विस्कोसिटी क्या है, बढ़ेगी। तो प्रेशर में क्या होता है, इंक्रीज इन द प्रेशर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी। प्रेशर जितना आप लिक्विड को बढ़ाओगे उतना उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अलावा एक फैक्टर होता है आपका सिमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, सिमेट्री और शेप, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी, उतना ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और जितना छोटा होगा उतनी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो ऑयल्स वगैरह होते हैं उनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है बड़ी बड़ी, तो इसलिए उनका साइज बढ़ गया है, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। पानी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं H2O के, तो इसलिए विस्कोसिटी क्या होती है, उसकी कम होती है। तो सिमेट्री पर और शेप पर भी डिपेंड करता है कि बिल्कुल रेगुलर सिमेट्री है तो विस्कोसिटी कम होती है, अगर इरेगुलर सिमेट्री आ रही है तो भी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स थे आपके विस्कोसिटी के। अच्छा एक पॉइंट और समझिए, बस एक वर्ड आता है लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं बस बता देता हूं लैमिनार फ्लो होता क्या है। वही था, मान लीजिए कोई पाइप आपके पास है, कोई पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो वो आपसे कहता है कि जो लेयर बिल्कुल इसके कांटेक्ट में होगी, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे लेयर है, पहली लेयर, फिर ये इसके पास, फिर ये ऐसे है, तो जो लेयर आपकी बिल्कुल इसके कांटेक्ट में होगी उसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जितना हम सेंटर की तरफ आते जाएंगे उतना उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जो पहली वाली लेयर वो सबसे पहले पहुंचेगी, फिर इस दूसरी लेयर उससे पीछे पहुंचेगी, तीसरी वाली लेयर उससे पीछे पहुंचेगी। तो इस तरह का जो फ्लो आ रहा है आपका, इस फ्लो को हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो, ठीक है। तो किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी पाइप के अंदर जो लिक्विड का फ्लो हमारा हो रहा है, जिसमें सबसे लास्ट वाली जो बिल्कुल पाइप के कांटेक्ट में लेयर है वो सबसे लेट पहुंच रही है, और जो सेंटर वाली लेयर है वो सबसे पहले पहुंच रही है, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स हो गए। इसमें एक फैक्टर होता है फ्लूइडिटी, जो विस्कोसिटी का बिल्कुल अपोजिट होता है, फ्लूइडिटी, उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई जो होती है वो बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है उससे। तो ये आपका टॉपिक था विस्कोसिटी का, ये आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आगे तो अभी छोटे छोटे वो बता देता हूं आपको, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। चलिए देखिए भाई, स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था, उसने कोई क्वेश्चन नहीं ट्राई किया होगा, उसको कोई क्वेश्चन मिला होगा ऐसा ऐसा, उसने टॉपिक पूछा था मुझसे कि सर लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या होती है, लिफ्टिंग कैपेसिटी किसी गैस की, ये गैस के लिए भी टॉपिक, लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या होती है, या इसका दूसरा नाम होता है कि इसको पेलोड कैपेसिटी भी बोलते हैं, पेलोड कैपेसिटी। तो ये पेलोड कैपेसिटी या लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये आपसे मेरे से पूछा गया था। देखिए बेटा, ऐसी जब किसी गैस को बैलून में भरा जाता है, जब किसी गैस को किसी बैलून में भरा जाता है, ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी एयर से कम है, ठीक है, जो एयर से हल्की है, ठीक है, लाइटर देन एयर, उस गैस को जब हम बैलून में भरते हैं तो वो गैस क्या करेगी, वो गैस बैलून को ऊपर की तरफ लेके जाएगी, बैलून उड़ेगा, उड़ते हैं ना बैलून, हाथ में उड़ने वाला बैलून, गैस भर देते हैं हमें, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी गैस जो आपकी लाइटर है एयर से, लाइटर देन एयर, उस केस में हम क्या निकालते हैं, उस केस में उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी निकालते हैं कि वो कितना लिफ्ट कर सकती है किसी भी बैलून को। तो उसका निकालने का फॉर्मूला आपको सिर्फ पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या आपका है, फॉर्मूला आपका है कि भाई आप मास निकाल लीजिए, मास ऑफ मास निकाल लीजिए, मास ऑफ बैलून, ठीक है, किसके साथ, फिल्ड विद एयर,
filled with air, इसका मास आपको पता होना चाहिए, दे रखा होगा आपको, और उसमें से माइनस कीजिए आप किसके मास को, मास ऑफ बैलून, ठीक है, मास ऑफ बैलून विद गैस, ठीक है, जब गैस पर रखिए उसमें उसका मास प्लस मास ऑफ एम्प्टी बैलून, ठीक है। तो ये मास आपको लेना है, और इसकी जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस आपको क्या देगा, उसकी लोड पेलोड कैपेसिटी या लिफ्टिंग कैपेसिटी देगा। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया हो, थोड़ा आसान है तो थोड़ा सा बिल्कुल कि अगर पेलोड कैपेसिटी लिफ्टिंग कैपेसिटी निकालनी हो तो क्या उसी गैस में निकाल सकते हैं जो लाइट एयर से लाइटर हो, इसकी डेंसिटी एयर से कम होगी, और उसके लिए कैसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको बता दिया कि एयर वाले बैलून का मास ले लीजिए, उसमें से माइनस कर लीजिए बैलून का मास जिसमें गैस हो, और बैलून का मास जिसमें मास गैस ना हो, बिल्कुल खाली हो, ठीक है। अगर आपको एयर की मास ना दे रखा हो तो कई बार क्या होता है, आपको एक चीज और दे सकता है, देखिए क्या दे सकता है कि वॉल्यूम ऑफ द बैलून, वॉल्यूम ऑफ द बैलून, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, डेंसिटी ऑफ द एयर से। तो यहां से भी आप क्या निकाल सकते हो, एयर का मास निकाल सकते हो, तो ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो इसकी जगह। तो फॉर्मूला फिर बन जाएगा आपको कि वॉल्यूम ऑफ द बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस वो सारी क्वांटिटी एज इट इज, ठीक है, मास ऑफ बैलून विद गैस प्लस मास ऑफ एम्प्टी बैलून। तो ये आपका फॉर्मूला होता है लिफ्टिंग कैपेसिटी का या पेलोड कैपेसिटी का, ठीक है, समझ में आ गया। यहां से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है, तो ये आपको मैंने बता दिया। उसके बाद एक छोटा टॉपिक और है आपका गैस स्टडी, ये सारे टॉपिक आप कंपटीशन लेवल के हैं भाई, इनका बोर्ड लेवल से कोई लेना देना नहीं है खास, ठीक है, ये आपसे कंपटीशन में पूछ जाते हैं। एक आपका टॉपिक होता है अमागैट लॉ, फॉर पार्शियल वॉल्यूम, जैसे हमने पार्शियल प्रेशर पे निकालना पड़ा था, वैसे ही अमागैट्स लॉ हम पढ़ रहे हैं फॉर पार्शियल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, पेलोड कैपेसिटी में ध्यान रखिएगा भाई कि जो टेंपरेचर और प्रेशर आप एयर का ले रहे हो, सेम वही टेंपरेचर और प्रेशर आपको गैस का भी रखना है, तभी आप पेलोड कैपेसिटी निकाल सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। जो टेंपरेचर प्रेशर आप एयर का निकाल रहे हो वही टेंपरेचर और प्रेशर आपको गैस का भी रखना है, ठीक है, वो ध्यान में रहा था। अच्छा देखिए, अमागैट लॉ में क्या होता है, जैसे वॉल्यूम प्रेशर के लिए क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, वो P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरह से होता है डाल्टन लॉ में। सेम बात अमागैट करता है वॉल्यूम के लिए कि अगर टोटल वॉल्यूम किसी गैसेस की मिक्सचर की निकालनी है तो वो हमारी इक्वल होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 के, और कब लेंगे, जब प्रेशर और टेंपरेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सभी गैसेस का, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेंपरेचर। तो इस लॉ को बोलते हैं अमागैट लॉ। तो कई बार आ जाए अमागैट लॉ क्या होता है तो आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। बस ये आपका छोटा टॉपिक था अमागैट लॉ का, कुछ भी नहीं है। जैसे आप अगर आपने डाल्टन लॉ को समझा हुआ तो आप अमागैट लॉ को आसानी से कर लोगे। मिक्सचर लेना गैसेस का, हर एक गैस के अलग वॉल्यूम होगी, उसको मिक्स कर लीजिए, उनका प्रेशर और टेंपरेचर कांस्टेंट रखिए, तो उसकी जो टोटल वॉल्यूम आएगी उस सबके सम इक्वल आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका एक टॉपिक था अमागैट्स लॉ फॉर पार्शियल वॉल्यूम के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, एक छोटा टॉपिक और होता है ह्यूमिडिटी का। हालांकि इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है खास आपका, बट फिर भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसलिए ह्यूमिडिटी जरूरी है आपका, होता क्या, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर के अंदर जो वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है आपका, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। और वहीं से आपको क्वेश्चन आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखिए आपकी वो होती है आपकी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। कोई भी वेपर प्रेशर कम ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको यहां से वाटर वेपर भी है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। और नीचे क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो ये आप फॉर्मूला निकाल सकते हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। तो ये आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, कुछ न्यूमेरिकल अगर इसके आपके आते हैं कहीं से तो वो भी आप कर सकते हो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालनी है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट रूम टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, समझ में आ गया। चलिए, तो ये कुछ टॉपिक थे छोटे छोटे से जो आपके
काम के थे और जो आपको करने चाहिए थे, इसमें से टॉपिक आ सकता था। यार टॉपिक अगर कोई है तो मुझे बताइएगा अभी कमेंट में कि सर वो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को भी कराऊंगा। कोई टॉपिक ऐसा निकल के आता है सामने, बट आई थिंक तो नहीं होगा कोई क्वेश्चन ऐसा, बट फिर भी अगर आपके सामने कोई टॉपिक आए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हुए, प्लीज बता दीजिए टॉपिक कैसे थे, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, मेरी तरफ चैप्टर हो गया कंप्लीट आपका। आई होप कि आपको स्टेट ऑफ मैटर इजी लगा होगा और बढ़िया लगा होगा। थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो गया, 18 पार्ट होंगे इसके बारे, तो कोई बात नहीं, चैप्टर समझ में आना चाहिए था, वो ज्यादा जरूरी था हमारे लिए, वो हमने समझ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो समझ में आएगा तो उससे थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। तो अब सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा, बढ़िया तरीके से समझिएगा, और उसके बाद फिर देखते हैं। तो आज के लिए इतना काफी था, और ऑल द बेस्ट।